हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो काफ़ी दिन हो गए हमारी पीवाईक्यू सीरीज का जो पीवाईक्यू सीरीज थी हमारी डीएसएसपी के पेपर्स को लेके, उसमें क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज से हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी का जो पेपर है, ये वो पेपर है जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। 14/1/2019 में ये पेपर हुआ था। आज हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार मैं पेन को सेट कर लेता हूँ, पेन की थिकनेस ज़्यादा हो रही है। ठीक, पेन को रेड ले लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, यदि 8794 8 से विभाज्य है तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 8794 जो है वो 8 से विभाजित है। 8 से विभाजित होने का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 7 और 4। 7 और 4 अगर 8 से डिवाइड होने चाहिए तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या डिवाइड हो सकता है। 8 निम 72, ये तो 72 जाएगा, या फिर 8 दाई 80 जाएगा। तो 80 जाएगा, फिर तो काम खराब हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो 7 है। तो मेरे को 72 ही रखना पड़ेगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो 8 के पहाड़े में 4 कहाँ पे आता है लास्ट में, 8 × 3 = 24, यानी कि यहाँ पे 2 शेष भी बचना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ 7n की जगह अगर मैं 4 रखूँ थोड़ी मावी देना, तो मेरा गला थोड़ा खराब है आज। तो 7 एन की जगह अगर मैं 4 रख दूं तो ये 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 8 × 9 = 72, फिर 2 बच जाएगा, 8 × 3 = 24। तो एन की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की जगह हमारा वैल्यू आ जाएगी 4। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक दो क्वेश्चन है ठीक ठाक है इसमें, तो आगे देखेंगे। वो भी मेंसुरेशन के हैं मेन। तो आपके जितने भी 20 क्वेश्चंस का सेक्शन है उसकी मेंसुरेशन अच्छी करके जाना, कमांड करके जाना, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं होंगे, क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ वही दिक्कत करेंगे। हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर देयर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 5। भाई 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड नहीं होते। भाई मेरे को पता है पहला जो 2 डिजिट का नंबर है वो तो 5 से डिवाइड होता है, और अगर मैं लास्ट का 2 डिजिट का नंबर बोलूँ वो 99 होता है, लेकिन वो डिवाइड तो नहीं होता। 95 डिवाइड होता है, 95 डिवाइड होता है। तो मैंने यहाँ से लिया अंतर, तो मेरे को पता चला 85 जो है, अगर 5 5 के अंतर में 85 अगर मैं काउंट कर लूँ तो वो सारे 5 से डिवाइड होते हैं। यानी कि कितने नंबर डिवाइड होते हैं, 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, 17 नंबर जो है 5 से डिवाइड हो रहे हैं। और ये जो 10 है ये भी डिवाइड होता है, और ये 95 है ये भी डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ पे प्लस 1 और कर दूंगा, क्योंकि ये एक ही बार काउंट हो पाया होगा, या तो 10 काउंट करा है इसमें, या तो 95 काउंट करा है। तो टोटल 18 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 2 डिजिट के 99, यानी कि 89 नंबर 2 डिजिट के होते हैं। ठीक है। So, एक को भी काउंट करेंगे तो 90 नंबर 2 डिजिट के होते हैं, 90 नंबर, क्योंकि 10 को भी काउंट करेंगे और 99 को भी काउंट करेंगे, दोनों काउंट होंगे। ठीक है। तो 18 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो 72 नंबर्स ऐसे होंगे जो हमारे 5 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है। क्योंकि हमने 10 को भी काउंट करा और लास्ट के 99 को भी काउंट करा, तो मैंने कहा अगर अंतर लूंगा 89, उसमें मेरे को, क्योंकि मैंने 10 भी काउंट करा 99 भी, तो मैंने एक को और जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 90 नंबर्स टोटल होंगे। 18 नंबर ऐसे होंगे जो कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैं 90 में से 18 को माइनस करूंगा, 72 मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। पेन की थिकनेस कुछ ज्यादा ही हो रही है, पता नहीं क्यों। थिकनेस ऑफ पेन थोड़ा सा ज्यादा ही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित, ये तो पिछला क्वेश्चन। ठीक है। हिंदी में कर लेते हैं। 8 की घात 2 मल्टीप्लाई में 512, ब्रैकेट बंद, 2/5 डिवाइडेड बाई 1/16, ब्रैकेट बंद, माइनस का 2, और का मान क्या होगा। भाई मेरे को ये पता है 8 की घात 2 तो 8 की घात 2 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ अब सही हो गया, अब सही हो गया। 8 की घात 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 8 की घात 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 8 की घात 3 लिख सकता हूँ, इजिली लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको 8 की घात 3 लिख सकता हूँ,
ठीक है 8 की घात 3 लिख सकता हूं जब मैं इसे, तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/16 को, इसको 1/16 को 1/4 की घात 2 की घात -2 लिख सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ से क्या मिला, मेरे को यहाँ से मिला 8 की घात 2 मल्टीप्लाई में 8 की घात 3 ब्रैकेट बंद 2/5 डिवाइडेड बाई 1/4 की घात -2, 4 की घात 2 की घात -2। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5 हो जाएंगी। तो 8 की घात 5 मल्टीप्लाई में 2/5 हो जाएगा, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इस 4 को ऊपर लेके, क्योंकि माइनस का चिन्ह क्या होता है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 1/2 की घात -1, तो इसका मतलब होता है 2 की घात 1। ठीक है, जब मैं उल्टा लिख दूं, या फिर मैं 3 की घात 2 लिखना चाहता हूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 की घात -2। ठीक है, मेरे को बस उल्टा करना होता है, ये माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से क्या मिला, मेरे को यहाँ से मिला 4, अगर मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा तो एक घात प्लस की हो जाएगी, 4 की घात 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई, तो 4 की घात 4 हो गई। तो मेरे को यहाँ से मिला 8 की घात 2 डिवाइडेड बाई का मतलब ये है 4 की नीचे आ जाएगी, तो मैं 4 को 4 बार ही लिख देता हूँ। 8 को मैं 8 की घात 2 हटा के 8 को 2 बार लिख देता हूँ। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 2 यहाँ बचा, तो 2 से 1 4 खत्म हो गया, 1/4 मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को 44 की तरफ को चलते हैं। 44 क्या कह रहा है, a बराबर में 5 प्लस में 6 माइनस 7 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस में 8 डिवाइडेड बाई 10 अपोन में 3, b बराबर 8 प्लस में 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 8 प्लस में 3 बाई में 3। ठीक है, तो a प्लस बी का मान मेरे से पूछ रहा है, तो मेरे को a और b अलग अलग निकालने पड़ेंगे। यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे को बोर्ड मास लगाना पड़ेगा, मेरे को यहाँ से बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। बोर्ड मास जब मैं लगाऊंगा, सबसे पहले मैं क्या सोल्व करूंगा, इसमें सबसे पहले मैं डिवाइड को देखूंगा, डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे, ये दोनों सोल्व होंगे, फिर ये सोल्व होगा। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस है सिर्फ, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 11 माइनस में 7 दूनी 14 डिवाइडेड बाई 5 प्लस में 8 और डिवाइडेड बाई 10। इसको अगर मैं और फर्दर कट कर लूँ तो ये मेरे को मिलेगा 4/5। ठीक है, यहां से इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 11 पंजे 55 माइनस 14 प्लस 4 बटे में 5। ठीक है, 14 में से 4 गए, 10 बच गए, 10 में से ये गए तो ये 45 बच गया, 45 5 से डिवाइड होगा तो ये कितना बचेगा, हमारा a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 5 9 45। ठीक बात है, और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि सबके डिवाइड में 3 था, ये 3 तो हमने अभी तक लिखा ही नहीं था, तो हमारी a की वैल्यू आ गई 3। अब हम ऐसी b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू निकालने के लिए 8 5 12, 8 और 5 13 माइनस में 3 दूनी 6 प्लस में 8 और 3 11 बटे में 3। यहाँ से मेरी क्या वैल्यू आ गई, 6 इसमें से घटेगा तो 7, ये 18 बटे में 3 और 3 से ये 3 6 18। a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, दोनों को हमने प्लस कर दिया, 9 हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 तो यही था, 45 की बात कर लेते हैं। 45 आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लास में कराएंगे, कभी सिंप्लीफिकेशन की क्लास होगी तो उसमें कराएंगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि उसमें बहुत सारा समझाना पड़ेगा, सब रूट वूट की वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो सब कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। 14 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई मेरे को पता है n नंबर का जो सम होता है विषम का, ओड नंबर्स का, वो होता है n²। ठीक है, और मेरे को पता है कि जो यहाँ पे जो n है वो 14 है, प्रथम 14, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर। और मेरे को अगर औसत निकालना है तो मुझे टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 14 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 14। अगर मैं ये बोलूँ कि शुरुआत से n नंबर्स का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, जो कि नंबर्स ओड हैं, तो वो अपने आप में n ही होगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा देखते ही आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ को चलते हैं। ए मैन हैज ₹240 इन कॉइन्स, उसके पास 240 रुपए हैं कॉइन्स के रूप में, कुछ 1 रुपए के, कुछ 2 रुपए के, कुछ 5 रुपए के। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल, सारे डिनोमिनेशन के कॉइन्स जो है वो इक्वल है, यानी कि एक कॉइन ये है, एक कॉइन ये है और एक ही कॉइन ये है। तो अगर 1 रुपए का एक कॉइन है तो 1 रुपए हुए उसके पास, 2 रुपए का एक कॉइन है तो 2 रुपए हुए उसके पास, 5 रुपए का एक कॉइन है तो 5 रुपए हुए उसके पास। हमारे हिसाब से, अनुपात के हिसाब से उसके पास 8 रुपए होने चाहिए, लेकिन उसके पास तो 240 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी कि उसके पास 30 रुपए यहाँ पे है। ठीक है, 30 रुपए यहाँ पे है तो 30 कॉइन यहाँ पे है, क्योंकि सब कॉइनों का डिनोमिनेशन एक ही है, तो हम अगर एक का 1 रुपए वाला भी निकाल दे तो हमारा काम उससे भी हो जाएगा, 30 कॉइन आ जाएंगे। ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा, टोटल पूछा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे हैं, तो 30 इसके पास हो गए, 30 इसी के पास हो गए और 30 इसके पास हो गए, तीनों के पास 30 कॉइन हो गए, तो 30 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 90 कॉइन्स हमारे टोटल हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ को चलते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। कुल मतों के 15% अमान्य घोषित हो गए, भाई मेरे को पता है, तो मैं हिंदी में पढ़ के ऊपर करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को पता है कि 100% तो वोट होते हैं और 15% अमान्य घोषित हो गए, यानी कि 85% बचे। फिर उसने बोला 3 उम्मीदवार है पी क्यू आर, मैंने बोला पी है, एक क्यू है, एक आर को यहाँ लिख लेते हैं। उनको कुल मान्य मतों का क्रम से 45%, और फिर यहाँ पे इसको मिला यहाँ पे कितना 30%, इसको मिला यहाँ पे 30%, और वर्ड ले लेते हैं जरा, ये मिटा दो, 45, 30 और आर को मिला यहाँ पे 25%। 85 का 45% पी को, 85 का 30% क्यू को और 85 का 25% आर को मिला। यदि कुल मतों की संख्या 1600 है, भाई मेरे को पता है जो 1600 मत है मेरे हिसाब से तो 100 है। ठीक है, आर ने पी को कितने मत, आर ने पी से कितने मत कम प्राप्त किए, आर ने पी से 25% कम मत प्राप्त किए, आर ने पी से 20% कम मत प्राप्त किए। 20% किसके, 85% के 20%, है ना भाई, 85 का 20% ही तो, क्योंकि 85 का 25% इसे मिल रहा था, 85 का 45 इसे, तो 85 का 20% जो है अंतर आएगा। मैं यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ, 20 पंजे 100, 100 से 2 जीरो खत्म हो गई, और किससे क्या कटेगा, और किससे क्या कटेगा, भाई ये 100, ये तो 100, ये भी 100 भी परसेंट था तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा आपस में, खत्म हो जाएगा ये वाला 100। तो यहाँ से बचेगा 5 से 17, तो 16 इंटू 17 हमारा आंसर आ जाएगा 6 सत्ते 42, लास्ट का 2 वाला, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 272 हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रमन लाभ को लाभ हानि विक्रय मूल्य पर परिकलित करता है। ओके, परिकलित करता है, यहाँ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, रमन जो है अपने लाभ हानि को विक्रय मूल्य पर परिकलित करता है। ठीक है, ये वो स्पेशल क्वेश्चंस में से है जो आपको फंसा देंगे। ठीक है, तो एसपी पे काउंट कर रहा है कौन, रमन। ठीक है, फिर उसने कहा कि जो श्याम है, श्याम नहीं 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 रजत है, श्याम नहीं है रजत है। ठीक है, रजत है, रजत जो है वो अपने, रजत जो है अपने लाभ हानि को क्रय मूल्य पे परिकलित करता है, रजत जो है वो सीपी पे काउंट कर रहा है, रमन एसपी पे, रजत सीपी पे काउंट करता है। ठीक है,
उसके बाद उसने कहा है कि एक वस्तु बेचने पर रमन को 16.66% की हानि होती है। 16.66% को हम क्या लिख सकते हैं, 16.66 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 16 सही 2/3%। और इसी को हम 50/3 कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना, 1/6 पर 1/6। ठीक है, यानी कि उसे 6 पे 1 की हानि हुई। ये जो 6 है क्योंकि वो एसपी पे काउंट कर रहा है तो ये एसपी है, और ये जो है वो लॉस है क्योंकि हानि हुई है। तो अगर मैं सीपी की बात करूं तो 6 और 1 7 हो जाएगा भाई। 6 में बेचने पर 1 की हानि हुई तो टोटल 6 प्लस में 1 7 हो गया सीपी, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब रजत की बात कर रहा है, रजत को क्या कह रहा है, रजत जो कि सीपी पे अपना प्राइस काउंट करता है उसको क्या कह रहा है कि उसे 50% का लाभ होता है। 50% को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/2, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 3/2। ठीक है, तो 3/2 में ये एसपी हो गया और ये सीपी हो गया। अब आगे क्या बोला उसने, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस दोनों का 1200 ही है। ठीक है, तो मेरे को एक तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 6 दिख रहा है अनुपात में, और मेरे को यहाँ पे सेलिंग प्राइस 3 दिख रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे दोनों में 2 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी इक्वेशन के हिसाब से ही बराबर हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे 6 सेलिंग प्राइस मिलेगा और 4 सीपी मिलेगा। ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये सीपी हो गया। यहाँ पे 7 सीपी है, 6 एसपी है, यहाँ पे 4 सीपी है, 6 एसपी है। अब उसने बोला रमन की वस्तु का क्रय मूल्य, रमन की वस्तु का क्रय मूल्य जो कि ये है, रजत की वस्तु के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत है, रजत की वस्तु के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। भाई यहाँ पे इस 1200 का कोई रोल नहीं है, सिर्फ विक्रय मूल्य सामान की बात सिर्फ हमें इसको लेना है। तो मेरे को यहाँ पता चला ये तो 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा नहीं, 3 ज्यादा नहीं पूछा कितना प्रतिशत बोला है, तो 7 है। 7 4 का कितना प्रतिशत है, 4 से अगर मैं इसे काटूंगा, 4 से 25, 25 सत्ते 175% हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, 49 हो गया हमारा, 50 की तरफ को चलते हैं। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 110। एक पिता व पुत्र की आयु जो है वर्तमान में 110 साल है। आज के टाइम पे 110 साल है। 5 वर्ष पूर्व की एक कंडीशन उसने दिया हमें, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:7 था। भाई मुझे एक बात बताओ, आज मैं 20 साल का हूं तो 5 साल बाद 25 का हो जाऊंगा। मेरे पिताजी आज 55 के हैं तो 5 साल बाद 60 के हो जाएंगे। ठीक है, आज मैं 25 का हूँ 30 का हो जाऊंगा, 55 के 60 के हो जाएंगे तो 90 साल के हो जाएंगे 5 साल बाद। अगर मैं 5 साल पहले की कंडीशन पे जाना चाहूँ, आज की कंडीशन पे आना चाहूँ, तो मैं दोनों की एज में 5 5 घटाऊंगा। यानी कि अगर मैं पूरी एज में से 10 साल घटा दूं तो ये मेरे को 5 साल पूर्व की एज मिल जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से तो 7 और 3 का अनुपात है जिसकी वैल्यू 10 है। अगर 10 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 10 है, तो ये 30 साल का 5 वर्ष पूर्व है, ये 70 साल का 5 वर्ष पूर्व है। तो अगर मैं आज की एज लाना चाहूँ तो मैं इसमें 5 5 साल प्लस कर दूंगा, यानी कि आज ये 35 का है तो आज ये 75 का है। ठीक है, इतनी सी बात है। उसके बाद उसने कहा 20 वर्ष पश्चात पुत्र व पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। भाई आज अगर 35 का है और पिता अगर आज 75 का है तो 20 साल बाद कितने का हो जाएगा, 20 साल बाद ये 55 का हो जाएगा, 20 साल बाद ये 95 का हो जाएगा। अनुपात की बात कर रहा है, मैं अनुपात में रख के काट देता हूँ। अनुपात से 11 और ये 19, लेकिन इसमें एक और है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एजिस फादर टू सन। ठीक है, तो 19 पहले और 11 बाद में, तो 19 पहले और 11 बाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, 51। राहुल और रमन क्रमशः 9,000 रुपए और 6,000 रुपए में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया 4 महीने पश्चात। भाई एक राहुल है, एक रमन है, इसने 9,000 रुपए लगाए, 1000 को मैं के लिख लेता हूँ, इसने 6,000 रुपए लगाए, 6 के लिख लेता हूँ। 4 महीने बाद राहुल छोड़ के चला गया, 4 महीने बाद राहुल छोड़कर चला गया, यानी कि 4 महीने तक काम करा। तथा मोहन और व्यक्ति आ गया जिसने 15,000 रुपए निवेश करके व्यापार में जुड़ गया।
15,000 रुपये निवेश करके व्यापार में जुड़ गया। साल के अंत में 57,000 रुपये का लाभ हुआ। अब इस बात को छोड़ दो, पहले यहाँ पे रेशो बनाना सीख लेते हैं। भाई मेरे को यहाँ पे 4 महीने इसने काम करा, इसने तो पूरे साल काम करा, मल्टीप्लाई 12 कर देते हैं। इसने बाकी बचे हुए 8 महीने काम करा क्योंकि 4 महीने के बाद आया था। तीनों में से जो चीजें कट सकती है उन्हें काट लो, क्योंकि 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें भी है और 3 जीरो इसमें भी है। तो ये के आपस में खत्म हो गए तीनों। अब क्या कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। और कुछ कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब में हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, सही है। राहुल व्यापार छोड़कर चला गया। ठीक है, तो ये राहुल का जो रेशो है वो 3 आ गया, रमन का रेशो 6 आ गया और मोहन का रेशो 10 आ गया। भाई मेरे को पता है इनका जो प्रॉफिट का रेशो है वो ये आएगा, क्योंकि इनके जो इन्होंने इन्वेस्ट करा था उसका रेशो ये था। तो साल के अंत में तो 57,000 रुपये मिले। मेरे हिसाब से इनको 6 और 3 9, 19 मिलने चाहिए थे। तो उसने बोला मोहन का लाभ क्या होगा, मोहन कौन है, 10। अगर एक की वैल्यू 19 या 57, 3,000 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं फटाफट। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद कर लेना। ठीक है भाई, मेरे को टाइम दिया है, मेरे को टाइम 9 साल दिया है, मेरे को प्रिंसिपल दिया है, मेरे को प्रिंसिपल 14,000 रुपये दिया है। नहीं नहीं नहीं, एक 14,000 रुपये की एक राशि, हाँ प्रिंसिपल मेरे को 14,000 दिया और मेरे को रेट 14% दिए। तो मैं इसको सीधा इंटरेस्ट बराबर में P इंटू आर इंटू टी बटे में 100 करके निकाल सकता हूँ, ज़्यादा की जरूरत ही नहीं, ये करके निकाल लेना। 52 आपका हो जाएगा 53। फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन और आंसर में कुछ गड़बड़ थी, इस वजह से सबको नंबर दे दिया गया। हम इसे फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्या गड़बड़ थी देख ही लेते हैं, नीचे देख लेते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय करता है, वही दूरी वापसी में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल तय करता है। पूरी दूरी में 22 घंटे का टाइम लगता है। भाई मेरे को पता है एक बंदा 30 की स्पीड से जाता है, 3 की स्पीड से वापस आता है। अगर मैं स्पीड के रेशो की बात करूं तो वो 10 और 1 का है स्पीड का रेशो, तो टाइम का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 और 10 का हो जाएगा। मेरे को इसने 22 घंटे दे रखे हैं, मेरे को पता चला कि ये तो 11 घंटे ले रहा है मेरे हिसाब से। तो 1 की वैल्यू 2 हो गई, 1 की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 घंटे ये लेगा और 2 घंटे ये लेगा, तो 20 घंटे ये लेगा। अगर मैं दूरी की बात करूं, अगर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 घंटे चल रहा है तो 60 किलोमीटर चल के आया। और उसने पूछा कि कुल दूरी कितनी तय करी, तो 60 किलोमीटर चल के गया था और 60 किलोमीटर चल के आया है, यानी कि 60 किलोमीटर एक तरफ से, तो दोनों तरफ से 120 किलोमीटर हमारा यहाँ पे आंसर होना चाहिए। तो गड़बड़ क्या है इस क्वेश्चन में, अच्छा इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही कोई नहीं है, इस क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक है, 120 किलोमीटर आना चाहिए था, उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया होगा, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ को चलते हैं फटाफट। 54 अपना मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। साइकिल चालक 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 150 मिनट लेता है। भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई बंदा 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो वो 150 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, क्योंकि ये प्रति घंटा है तो मैं इसे घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देता हूँ। इससे इसको काटूंगा, ये 2 पे और ये 5 पे कटेगा, और फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 6 12 और 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट लगा दो। 5 6 पंजे 30 की 0। हाँ सही तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 तिया 6, सॉरी एक में 3 आएगा, 36.3। 5 तिया 15 का 5 लगा, एक हासिल, एक का एक ही एक, क्योंकि 0 है, इसको मिटा ही देते हैं, फिर बंदा बाद में कैलकुलेशन में गड़बड़ करेगा। 5 तिया 15 का 5 लगा, एक हासिल,
लगा, एक हासिल, पॉइंट का पॉइंट लग गया, एक का एक, ये एक, छह पंजे 30 और 8 और एक, ठीक है। 181 किलोमीटर की उसने दूरी तय करी। 181 किलोमीटर की दूरी तय करी और पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। अगर पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो मेरे को एक बात बताओ, एक बार में पहिया कितना ट्रेवल कर लेगा? एक बार में पहिया कितना ट्रेवल कर लेगा, तो मेरे को इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी, यानी कि 2 पाई आर निकालनी पड़ेगी। तो 2 पाई आर क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई में 22/7, मल्टीप्लाई में आर कितने हो गए? 21/2, 7 या 21, 2 से 2 खत्म, यानी कि 66 सेंटीमीटर हमारी आर हो गई। एक बार में पहिया जो है 66 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो पहिए के चक्कर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई? 181.5 किलोमीटर है, ये सेंटीमीटर है, इसको भी मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 66 सेंटीमीटर अगर एक बार में पहिया चल रहा है, इतनी दूरी कितनी बार, कितने चक्कर में पूरी करेगा? टोटल चक्कर निकल के आ जाएंगे मेरे यहाँ से, काट लेता हूँ। ये इससे ये खत्म, 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाना चाहिए, 11 एकम 11, 7, 11 छीं 66 और 11 पंजे 55, 11 छीं 66, 2 से 5 बार और 3 बचेगा, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 55 पंजे 25, 275 के आगे 3 जीरो, 275,000 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या निकालना था? सबसे पहले हमें एक परिधि, एक पहिए की परिधि निकालनी थी और जितनी दूरी ट्रैवल करा है उससे उसको डिवाइड करना था, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। 5 पुरुष एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 महिलाएं उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। भाई 5 पुरुष, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, टोटल वर्क की बात करूं या टोटल वर्क की नहीं, मैं रेशो की बात करूं, एक महिला और एक पुरुष के रेशो की बात करूं सबसे पहले, क्योंकि मेरे को वही निकालना पड़ेगा। तो मेरे को पता चल रहा है कि 5 मेल जो है जिस काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 6 फीमेल 30 दिन लेती हैं। तो मैं यहाँ से अगर मैं इनको कट डाउन करूंगा तो मेरे को यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो मेरे को यहाँ से मिलेगा मेल और फीमेल का रेशो 3×9/10। अगर मेल 9 कर रहा है तो फीमेल 10 कर रही है। अगर मैं टोटल वर्क की यहाँ पे बात करूं तो मैं किसी से भी निकाल सकता हूँ। मेरे को पता है 5 मेल, यानी कि जो कि मेल 9 काम कर रहे हैं, 40 दिन में काम पूरा करते हैं। तो 5 चौक 20 और 9 दूनी 1800, 180, 1800 है ना। 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, 1800 टोटल वर्क आ गया मेरा। किससे करवाना है? 20 पुरुष से, 20 मेल प्लस 18 फीमेल से काम कराना है। तो एक मेल कितना काम करता है? एक मेल 9 काम करता है। एक फीमेल कितना काम करती है? 10 काम करती है, यानी कि 360 काम एक दिन में कर लेंगे। एक दिन में 360 काम कर लेंगे। तो 1800 काम कितने दिन में खत्म करेंगे? 1800/360 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी परसेंटेज का क्वेश्चन थोड़ी ना। तो यहाँ से डेज निकल के आ जाएंगे कितने हमारे? 36 दूनी 72, ओ सॉरी 36 पंजे 180, यानी कि 5 डेज हमारा आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन। एक तार का प्रयोग करके एक आयत बनाया गया है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। भाई मेरे को एक आयत बना के दिया एक तार से, जिसकी लंबाई 4, चौड़ाई 3 है। इसका क्षेत्रफल 388 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मेरे को पता है आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू में B। अगर मैं इसको भी x बोल दूं, इसको भी x बोल दूं, तो मेरे को पता चला 4x मल्टीप्लाई बाई 3x बराबर मेरे को दिया है 388, ठीक है। 4 और 3 उधर चले जाएंगे तो मेरे को यहाँ बचेगा x² बराबर में 3888। मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 12, 12 से काटते हैं 12, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा
एक्स स्क्वायर बराबर में 12 चौक 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 2 12 दूनी 24, 4 12 चौक 48। ये किसका स्क्वायर होता है? ये 18 का स्क्वायर होता है। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 18। एक्स की वैल्यू मेरे पास 18 आ गई, तो मेरे को ये पता चला 18 चौक 72, तो इसकी लेंथ हो गई 18 दूनी 36, 18 तिया 54, इसकी ब्रेथ हो गई। तो अब मेरे को इसे मोड़ना है तो मेरे को इसकी परिधि को मोड़ना पड़ेगा, तो मैं इसका परिमाप निकाल लेता हूं। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2l+b। अगर मैं l+b की जगह l+b की 72 और 54 वैल्यू डालूं तो मेरे को यहां से परिमाप में निकल के आएगा इसका 4 और 2 6, 5 और 5 10, 2 12, 126 और 250, 252। तो मेरे को यहाँ पे इसका परिमाप निकल के आया 252। अब मुझे इसी तार को, समान तार को अर्धवृत्त रूप में जोड़ना है। भाई अर्धवृत्त मेरा ये होता है, अगर मेरे को अर्धवृत्त बनाना है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस में 2r। तो पाई आर प्लस में 2r से अगर मैं r को बाहर ले लूं तो मेरे को बचता है 22/7 प्लस में 2, और यही परिधि बराबर होगी ये जो आयत से निकल के तार है उसकी परिधि के 252 के। तो यहां से अगर मैं r निकालना चाहूं तो मेरी आएगी 252 अपॉन में 7 दूनी 14 और ये 36 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 7। 36 से अगर मैं इसको काटूंगा 6 सत्ते 42, ये 7 पे जाएगी माननी पूरी, तो ये 7 इंटू 7 आ जाएगा, यानी कि आर मेरी आ गई 49। आर मेरी 49 आ गई। तो मेरे से क्या पूछा है? मेरे से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। मैं वैल्यू डाल देता हूँ 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई में 49, मल्टीप्लाई में 49 बटे में 2। ठीक है, 2 से 11 बार चला गया, 7 से 7 7 49 और 49 सत्ते यानी कि 7 की क्यूब 243 मल्टीप्लाई में 11, 243 मल्टीप्लाई में 11। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से मेरे को निकल के आएगा ये 3773 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला पता है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं पता है तो सोचते बैठ जाओगे। तो फॉर्मूला एक बार अच्छे से दिमाग में रख के जाना। 57 क्वेश्चन नंबर की तरफ को चलते हैं। एक प्लॉट की दो भुजाएं 24 और 10 सेंटीमीटर है। एक प्लॉट है जिसकी भुजाएं 24 और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उचित समकोण पर है। तो मैं इसको 10 बोल देता हूँ, इसको 24 बोल देता हूँ। ठीक है, इसको 10 बोल देता हूँ, इसको 24 बोल देता हूँ। अब प्लॉट है, चौकोर भी होगा, तो उसने बोला अगली दो भुजाएं जो प्रत्येक 15 सेंटीमीटर है। ये 15 है, ये 15 है। दूसरे तीन कोण समकोण नहीं है, सिर्फ यही कोण एक समकोण है। मेरे को पता है अगर ये समकोण है तो मैं इस वाले ट्राइंगल का तो एरिया इजीली फाइंड कर सकता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट से। मेरे को इस वाले ट्राइंगल का एरिया यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई बाई 10। 2 से मैं इसको काटूंगा, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि 120 तो मेरा यहाँ आंसर आ गया। अब देखो इसमें गजब की बात ये सारे तो अंडर रूट में, इसको आगे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन 120 एक ही जगह वैल्यू है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। तो मेरे को यहीं से ये आंसर मिल गया। इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि ये 15 या पाइथागोरस पे लग रहा है। 10 12 यानी कि 5 का मल्टीपल है, ये 12 का मल्टीपल है, तो मेरे को पता है 13 का मल्टीपल यहाँ पे होगा। 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 26 यहाँ पे होगा। तो मेरे को जो दूसरा ट्राइंगल मिला, उसकी एक भुजा 26 है, एक 15 है, एक 15 है। तो मेरे को यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही अनइवन है, कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगा देता हूँ। हीरोन फॉर्मूले के लिए मेरे को एस चाहिए होगी। एस क्या होती है हमारी? तीनों भुजाओं का सम 15 + 15 + 26 बटे में 2, कितना आ गया? 15 दूनी 30, 56, 28,
एस मेरा इतना आ गया। अब हेरोन्स फॉर्मूला मेरा क्या होता है, एस माइनस ए यानी कि पहली भुजा, एस माइनस बी यानी कि दूसरी भुजा, एस माइनस सी यानी कि तीसरी भुजा। मैंने यहां से डालना स्टार्ट करा तो एस कितना है 28, एस माइनस ए कितना हो गया 28 में से 15 घटाऊंगा तो 13, एक बार और 15 घटाना पड़ेगा, फिर एक बार 13, और एक बार 28 में से 26 घटाना पड़ेगा तो 2। तो मेरे को यहां से 7 चौक 28, 4 में से 2 बाहर आ गया, ये 13 तो पूरे बाहर आ जाएंगे अंडर रूट से 13, इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा, 4 मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 7 इंटू में 2, 13 दूनी 26, अंडर रूट में 14। पहला मेरा ये एक हिस्से का और एक हिस्से का क्षेत्रफल ये, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 120 प्लस में 26 अंडर रूट में 14। ये मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फटाक से 57-58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन ये पाई चार्ट की क्वेश्चन है। चलो एक करा देता हूँ, बाकी दोनों आप अपने आप कर लेना। C1 and C5 is what percent of number? The difference in numbers of factory outlet C1 और C5, C1 और C5 के फैक्ट्री आउटलेट के बीच में जितने का अंतर है वो कितना परसेंट है C6 के आउटलेट से, 85 का कितना प्रतिशत है, 36 85 का कितना प्रतिशत है। 5 से काटूंगा तो ये 20, 36 दूनी 72, 720 बटे में 17, 5 से कट के 17 आएगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, और 17 पंजे 65 पर तो नहीं जाएगा तो 2 पे मान ली जाएगी, तो 42 समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये आज का जो पेपर था ये यहीं पे खत्म होता है। बाकी के 2 क्वेश्चंस ये भी पाई चार्ट्स के ऊपर ही होंगे जहां तक, हाँ तो ये आप अपने आप कर लेना, बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चंस है। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी इसी की 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट को लेके। ठीक है, धन्यवाद।